नमस्कार। संसद के दोनों सदनों के कामकाज पर आधारित विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं उच्च सदन की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही देखने के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद संसद पहुंचे हुए थे। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका स्वागत करते हुए उनके माध्यम से बांग्लादेश के सांसदों और नागरिकों को शुभकामनाएं दी। Honorable members, His Excellency Dr. Hassan Mahmood, Honorable Foreign Minister of Bangladesh, an honored guest, is seated in the special box to view our proceedings of the House. On my own behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Dr. Hassan Mahmood, Honorable Foreign Minister of Bangladesh. Through him, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament, the government of Bangladesh, and the friendly people of Bangladesh. Our greetings and best wishes. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी देते हुए उनके कार्यों का उल्लेख किया है। Honorable members, it is my great pleasure and honor to indicate to this House that देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री, विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मेरे लिए यह परम सौभाग्य है कि मुझे आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसान के लिए समर्पित रहे हैं, उनको भारत रत्न देने की सूचना दी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी दी कि ये बहुत ही आनंद का विषय है कि देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए संदेश में इसकी जानकारी देते हुए कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी दी है। It is a matter of immense joy that Government of India is conferring Bharat Ratna on Dr. MS Swaminathan ji. The Honorable Prime Minister has tweeted, it is in recognition of his monumental contributions to our nation in agriculture and farmers' welfare. He played a pivotal role in helping India achieve self-reliance in agriculture during challenging times and made outstanding efforts towards modernizing Indian agriculture.
I had the good occasion to interact with him when I first made an entry into the parliament. And I am sure everyone associated with agriculture and farming will be delighted. It is a day of great satisfaction for every farmer, every person in this country, that Chaudhry Charan Singh ji and Swaminathan ji have been accorded Bharat Ratna. सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए नरसिम्हा राव की राजनीतिक यात्रा और देश के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की है। Another distinguished son of the nation, former Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao Garu has been honored with Bharat Ratna. When Bharat Ratna is given, it is an honor not only for the person but the entire nation. Shri Narasimha Rao has been known, and the Prime Minister has rightly noticed it, a distinguished scholar and statesman. I had many occasions to personally interact with him while he was Prime Minister. During his tenure, there were issues on which he sought my legal advice and suggestions. Every time I came away enlightened. His approach was sagacious and full of sublimity. Honorable Prime Minister has indicated that Narasimha Rao Ji Garu is equally remembered for the work he did as Chief Minister of Andhra Pradesh, Union Minister, and as Member of Parliament and Legislative Assembly for many years. His visionary leadership was instrumental in making India economically advanced, laying a solid foundation for the country's prosperity and growth. Narasimha Rao Garu's tenure as Prime Minister was marked by significant measures that opened India to global markets, fostering a new era of economic development. His contributions to India's foreign policy, language and education sectors underscore his multifaceted legacy as a leader who not only steered India through critical transformations, but also enriched its cultural and intellectual heritage. I am sure all these three awardees, it's a matter of satisfaction for every Indian. राज्यसभा से आज जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े 3 विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ओबीसी को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिए जाने से संबंधित जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। 3 अहम बिल हमारे सामने हैं, साथ ही में लिए जा रहे हैं। The Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. The bill seeks to amend the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order 1956, जिसके तहत कई ऐसे अहम कास्ट है डीम्ड टू बी एज शेड्यूल्ड कास्ट, उनको जो है अपना हक मिलेगा इस कानून के माध्यम से। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप गोइंग फॉरवर्ड। अपनी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से ये तीनों बिल को हम पुरजोर समर्थन करते हैं। वी वेलकम द बिल्स, वी सपोर्ट द बिल्स एंड वी थैंक द गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सभापति महोदय, जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर विकास से कोसों दूर था, वहां के लोग दिनों दिन पिछड़ते चले जा रहे थे, विकास की किरण वहां पहुंच नहीं रही थी। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में जब से 370 की धारा समाप्त की गई है, सिर्फ 2019 से वर्ष 2024 के बीच में वहां 5300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
पिछले 5 सालों में वहाँ 58 प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं, जिनमें से 32 प्रोजेक्ट्स का काम अब तक पूरा हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में 170 नए ब्रिज बनाने का काम किया गया है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था। 16 नवंबर 1992 को 9 जजेज के बेंच ने जब फैसला लिया था तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों ने लागू किया, लेकिन आर्टिकल 370 को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय गणतंत्र को पूर्णता ही नहीं दी, बल्कि भारतीय समाज के उस हर वर्ग को जो संवैधानिक अवसर और संवैधानिक प्रावधानों से वंचित था, उसे संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक अवसरों तक पहुंचाने का काम किया। उसमें जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीनों ऐसे समुदाय हैं। ओबीसी को अधिकार देने वाला पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के चुनाव में, और बार बार ओबीसी के इस अधिकार देने में भी बातों को डाइवर्ट करके रखना इस महत्वपूर्ण बिल पर साफ स्पष्ट उनके भाषणों में दिखाई पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को न्याय और अधिकार देने का काम किए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब आयोग बना तो आयोग पहले पिछड़ा वर्ग आयोग एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया। उस ऑर्डर का क्या मतलब हो सकता है, कितनी ताकत हो सकती है उस आयोग को, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं। इसके पहले इसको संवैधानिक सपोर्ट नहीं था। इसके अधिकार और कामकाज की मर्यादा थी और वह कभी भी बदले जा सकते थे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी यह बदला जा सकता था। लेकिन जब आयोग को अधिकार मिल गया, संवैधानिक अधिकार मिला, संवैधानिक स्टेटस मिलने के बाद अब अनपिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार में कोई कमी नहीं कर सकते तथा उसके कामकाज में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। 370 धारा हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को बहुत मजबूत किया गया है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। पत्थरबाजी और संगठित हड़ताल अतीत की बात बन गई है। महोदय, आतंकी घटनाएं काफी कम हो गई है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सदन दिन भर में खबरें जारी है। देखते रहिए संसद टीवी। What is Finance Bill? It contains the government's proposals for levying new taxes and modifying the existing tax structure, or even continuing the existing one beyond the period approved by Parliament. It is submitted to Parliament along with the budget. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं निम्न सदन लोकसभा में हुए कामकाज की। लोकसभा में सदन के पटल पर श्वेत पत्र रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटालों को सदन के सामने रखा। इस देश में 12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी, पूरे दुनिया जानती है।
पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ, और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 60 प्लेसेस में पूरे भारत देश में, किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ, और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोल स्कैम घोटाले की भी चर्चा की। कोल स्कैम मैं 3 हिस्से में इसका आंसर देने वाली सामने रख रही। कोल स्कैम का पूरे डायग्नोसिस आप समझना चाहिए, उसका करेक्टिव मेजर्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर बात करें, और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी मैं बोलना चाह रहा हूं। सर, यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया, भयंकर नुकसान, आमतौर का नुकसान नहीं है, हल्का फुल्का नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट में ये कहा, allocation method itself was wrongly set up, illegal backdoor route के द्वारा हुआ है, और I am quoting now, the hands of private companies for commercial use was seen in it. Commercial use unquote, क्योंकि पीछे के दरवाजा से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही हूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूं, उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में हुई बढ़ोतरी के बारे में बताया। साथ ही 2014 के पहले रक्षा मद में कम बजट और सदन का ध्यान आकर्षित किया। It's a serious document which we want to place here, and it is placed with an intent that the House will be informed of the 10-year literal dedicated effort to get this government work in such a way that the economy is back on rails, and also progress in such a way that our aspirations can be met. Now, the two rails, I want to leave this as a strong thought, sir. The two rails on which we want this economy to move forward are: one, correct all the misgovernance which happened during the 10 years. Equally, just not focus on that, but also aim to do a lot of reforms and also push the economy in such a way, nudge the economy in such a way, where necessary, incentivize the economy in such a way that the movement forward is smoothened. So the two tracks which we have followed since 2014 are: one, to remove all the hurdles, all the misgovernance, and equally focus on reforms so that the economy can. Equipment investments, defense capital budget increased from 86,741 crores 2013-14 में 86,000 crores था, अभी
1.72 लाख करोड़ से डिफेंस बजट इस साल। सर, 75% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन बजट इज earmarked, ये मुख्य बिंदु है सर। 75% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन मतलब खरीदारी के लिए जो पैसा देते हैं उसमें 75% डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं है कि विदेश से इंपोर्ट करते रहो। उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स ले आए, उसके वजह से उत्तर प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी प्रोक्योरमेंट, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट उधर से अभी ज्यादा हो रही है। लॉन्च ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स फ्रेमवर्क सपोर्ट्स इंडिजिनस एमएसएमईज। सर, इसके अलावा एफडीआई लिमिट in defense production has been raised to 74%. All ordnance factory boards have been converted into 7 defense PSUs. सर, गर्व की बात है, मेक इन इंडिया पुश के वजह से आज INS विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल्स, मेन बैटल टैंक अर्जुन, आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, ये सब भारत में उत्पादन हो रहा है सर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्र सरकार की कल्याणकारी कार्यों का जिक्र किया, साथ ही रोजगार के बढ़ते अवसर और गरीबों के हित में किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। Labor markets have witnessed falling unemployment rates, declining from 5.8% in 2018-19 to 3.2% in 22-23. Unemployment कम हो रही है। 2018-19 में 5.8% था, अभी वो 3.2%। Sir, unemployment rate, particularly for graduates, has also declined. 2017-18 में 17.2% था, अभी 13.4% in 22-23. Decline has been even sharper for female graduates, and their unemployment rate has declined from 27.5% to 20.6% over the same period. PLI स्कीम के बारे में हम बात करते हैं, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ सर। थैंक यू, यस श्योर, थैंक यू। PLI स्कीम सर 1.07 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है, वो एक्चुअली 8.7 लाख करोड़ का प्रोडक्शन या सेल्स करता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 7 लाख है। सो PLI से डायरेक्टली 7 लाख लोगों को जॉब्स मिला। EPFO ईयरली नेट पेरोल एडिशन, नया लोग जो EPFO में जोड़ रहे हैं, उसका नंबर ट्रिपल हो गया है। 61 lakhs 2018-19 में, अभी 139 lakhs 2022-23। इसका मतलब नया जो जॉब सीकर्स है, जॉब में आने के बाद रजिस्टर कर रहे हैं EPFO में। 8,82,191 central government vacancies have been filled up in the last 9 years. 9 years का, हाँ वो बहुत अच्छा पॉइंट है। 9 years में 8 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सैंक्शनड पोस्ट है उसको वैकेंसी में ना रखते हुए भरपूर फिलअप कर रहे हैं। 8,82,191 विदाउट 1 पैसा रिश्वत, ट्रांसपेरेंटली रिक्रूटमेंट हुआ। Regional recruitment boards gave government jobs to 4,30,592 youth between 2014 and 23. Government रोजगार मेला लॉन्च किए अक्टूबर 22 में, उसके द्वारा रिक्रूटमेंट फॉर 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हो रही है। 6.32 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच गया है उनके हाथ में। Per capita consumption of
PM Ujjwala Yojana beneficiaries is 3.84 cylinders. मतलब एक साल में करीब करीब 4 सिलेंडर लेते हैं गरीब उनके घर में उपयोग करने के लिए, प्रो रेटा बेसिस में बोल रही हूँ। 2016 से लेकर के more than 180 crore refills have been taken by Ujjwala beneficiaries. Each day, हर दिन उज्ज्वला families 11 लाख refills लेते हैं। हर दिन 11 लाख उज्ज्वला बेनिफिशियरी रीफिल के लिए आते हैं। हमें बोला जाता है उज्ज्वला में कोई आते नहीं है, आजकल रीफिल नहीं कर रहे हैं, आप गलत बयान बोल रही हो। नो, एवरी डे 11 लाख refills are being taken by Ujjwala beneficiaries. In the last financial year, sir, मान लीजिए LPG कंजम्पशन, नॉन उज्ज्वला उज्ज्वला सब इकट्ठा करके 100 सिलेंडर कंजम्पशन है, तो उसमें 20 उज्ज्वला सिलेंडर वाले हैं। इसीलिए सरकार उनके अपने स्कीम्स को सही तरह इम्प्लीमेंट करती है और उसको मॉनिटर करती है। लीडरशिप स्पष्ट है कि भारत देश विकसित भारत पहुंचना है उस मंजिल तक 2047 के अंदर, और भारत में सबको साथ लेकर जाना है, सबके विकास के लिए काम करना है और अपने आप के लिए नहीं, देश को सामने टॉप में रख के जाना है। यही है प्रधानमंत्री मोदी जी का गोल, ना कि परिवारवाद या देश के लूट करो और अपने आप को अच्छा रखो, देश बर्बाद में जाए परवाह नहीं। वो एटीट्यूड हमारा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ इस देश आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शनिवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।